भाई साहब, मानवता चैनल में आज जुड़े हुए सभी मेहमानों का जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे बीच में पटना से एडवोकेट मालादास जी हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई साहब मानवता चैनल में। हमारे बीच में आगरा से वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं जितेंद्र सिंह जी। उनका भी हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे इस प्रोग्राम में एक और एडवोकेट हैं जो संतोष साहू छत्तीसगढ़ से हैं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी भी जुड़ने की कोशिश में है। हो सकता है थोड़ी देर में आ जाएं। तो बहरहाल हमारा आज का ये प्रोग्राम, जो हम अभी पहला एपिसोड हम कल कर चुके हैं, आज ये दूसरी एपिसोड है। और इस एपिसोड में हम भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस जो कल मनाई जाएगी, उसको लेकर हम जो है ये उनके विचारों को लेकर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनका जन्म दिवस मनाना कितनी सार्थक है, बल्कि उनके विचारों को लेकर चलना कितना सार्थक है, ये हमारा विषय है। तो मैं सबसे पहले एडवोकेट मालादास जी, जो हमारी दीदी भी हैं और पटना से एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वकील भी हैं, और मान्यवर कांसीराम साहब जी के हम सफर साथी रही हैं। तो मैं पहला सवाल एडवोकेट मालादास जी के पास ही रखना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ महू में, और वहां से लेकर उनका जो जीवन का अंतिम सांस तक उन्होंने जो संघर्ष किया, तो क्या हमारे भारत में 90%, 85-95% मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, वो उनकी जन्म दिवस इस बार सोशल मीडिया के माध्यम से मनाने जा रहे हैं। तो मैं दीदी आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे देखने सुनने वालों को ये बताएंगे कि उनका जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाएं और कैसे आत्मसात करें, ताकि हमारा जो समाज है एकजुट हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सुनने वाले सभी दर्शकों को और हमारे जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को नमो बुद्धाय। हमारे साथ जो इस चैनल में अभी उपस्थित हैं, तो साहब को भी नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, जय भीम। जय भीम सर। तो आज हम लोग बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में उसके एक दिन पहले पूर्व संध्या पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आपके इस चैनल में उपस्थित हुए हैं। इस चैनल को भी साधुवाद, जो उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए का मौका दिया। बाबा साहब की जयंती हम जरूर मनाएं। भारत सरकार जो चाहती है वो हम कभी वो कामयाब न होने दें। भारत सरकार चाहती है कि हम बाबा साहब को धीरे धीरे सनय सनय भूलते चले जाएं, लेकिन वो अब संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि पूरे भाई आप भी जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने कितने दुख झेले हैं। जिन्हें पानी पीने का हक नहीं था, उनको पानी पीने का हक बाबा साहब ने दिया। तो हमें तो पानी का घूंट पीते हुए भी बाबा साहब को नमन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज हम डिस्टिल्ड वाटर ना पी रहे होते। कहीं भी हम चले जाते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बड़ी शान से 20 रुपया का खरीद कर पीते हैं। तो ये बाबा साहब के संघर्षों का नतीजा है। तो हम जरूर घर में भी मनाएं, और आपसी, जैसे कि सोशल मीडिया अभी बहुत स्ट्रांग मीडिया है, और जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो सब तो बिकाऊ हैं, लेकिन सोशल मीडिया भी बिकाऊ नहीं है। सोशल मीडिया अपना अपना स्तर से जिस तरह से काम कर रही है, इससे बहुजन समाज में बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। और हम जिस चीज को चाहते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों में जिस चीज का प्रचार चाहते हैं, वो चीज माध्यम एक बहुत सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में अगर ये हम जयंती मनाते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो जनसभाओं में जो बात करेंगे, उससे ज्यादा द्रुत गति से सोशल मीडिया में से बात फैलेगी, और फैल भी रही है। उसका नतीजा हम लोग देख भी रहे हैं। 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो सड़कों पर हम लोग उतरे थे, वो नतीजा सोशल मीडिया का ही था। तो
हम तो ये चाहते हैं कि जब हम पानी गिलास का पिए तो बाबा साहब को नमन करते हुए पिए, क्योंकि ये फ्रेश वाटर बाबा साहब की देन है। जी आज हम सड़कों पर चलते हैं, सड़कों पर शान से चलते हैं, रिक्शा पर चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, बाइक से चलते हैं, मोटर कार से चलते हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का एक एक खून का कतरा हम तमाम लोगों पर, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, तमाम लोगों को कर्ज है, कर्ज। उस कर्ज को उतारने में हम नालायक नाकामयाब हो गए हैं। इस नाकामयाबी को उतार करके कल जन्मदिन से हम लोग शपथ लें कि आगे ना हम जातिवाद करेंगे, ना भाई भतीजावाद। वोट का समय हम जातिवाद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई भतीजावाद कर देते हैं तो ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि नहीं होगी। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए बाबा साहब जैसे तटस्थ बनना पड़ेगा, जी उनके विचारों को समझना पड़ेगा। जब तक हम लोगों पर विचार, बाबा साहब के विचारों को सही रूप से नहीं रख पाएंगे, राजनीति रूप से रखेंगे, तो बाबा साहब का अभियान शायद हम जैसे नालायक लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो हम लोगों को है कि सही रूप से सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करना है, सामाजिक काम करना है। बाबा साहब के सभी आंदोलन को, पानी पीने का आंदोलन में हमारे 5000 महापुरुष मारे गए थे लाठियों से। जी ये कहानी बच्चों में बताना है कि इस पानी को, जो कि तुम समझते हो मम्मी तुमको स्कूल के लिए तैयार कर रही है और तुमको बोतल में पानी दे रही है, तो ये बाबा साहब ने तुमको ये बोतल में पानी पीने का हक दिया है। ये बाबा साहब की जयंती से हम संकल्प ले कि ये पानी हमारा ना छीने। जिस फ्रेश वाटर को हम आज पीते हैं वो पानी हमारा छीने नहीं, क्योंकि भाई साहब ऐसा स्थिति देश का है कि ये पानी भी, फ्रेश पानी भी छीनने की प्रक्रिया चालू है। जी ये ऐसा आगाज देखने को मिल रहा है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि बाबा साहब का जन्मदिन घर में भी मनाए, और सबसे पहली बात कि अपने बच्चों को तैयार करें घर से। घर से बच्चे तैयार होंगे तो वो अपने सर्किल में छोटे छोटे बच्चे बैठेंगे, अरे मेरी मम्मी आज बता रही थी क्या कि ये पानी पीने का हक डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। तो वो बच्चा अपनी माँ को पूछेगा, दूसरा बच्चा अपनी माँ को पूछेगा कि हाँ मम्मी क्या यही बात है, हम लोग को ये पानी पीने का हक सरकार नहीं बाबा साहब ने दिया है। ये कहेगा ना बच्चा, बच्चा से बच्चा चेन सिस्टम बनाइए। बाबा साहब ने जो SC ST OBC का चेन सिस्टम बनाया, उस तरह से एक बच्चे का चेन सिस्टम बने। और वो बच्चा सिर्फ हमारा बहुजन समाज, मतलब सर्व समाज, जैसे हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देख ले तो कॉन्स्टिट्यूशन में सर्व समाज की बात कही गई है। सर्व समाज को आगे बढ़ाने की बात, बाबा साहब ने भेद नहीं किया, लेकिन हमारे लोग भेद करते हैं। इसी का दुख है कुर्रे जी कि जो चीज बाबा साहब चाहते थे, जैसे इस संविधान को बाबा साहब ने सीने से लगाया, संविधान को बाबा साहब ने सीने से लगाया, लेकिन इस सीने से लगाने का अर्थ ये कोई ये नहीं समझ सका कि बाबा साहब ये संविधान को सीने से किया, क्योंकि इसी से तो हमारा विकास हुआ है। इसी से माला दास एडवोकेट माला दास बनी है। आज हम कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी, तो इसी संविधान की वजह से। तो अगर बाबा साहब इसको सीने से लगाते हैं तो समाज को भी इसे सीने से लगाना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। जी दीदी मैं अब अगला सवाल के लिए जो आगरा से जो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं इंद्रजीत सिंह जी, मैं आप एक दूसरे का परिचय भी बताने के लिए, क्योंकि आप आज दूसरे एपिसोड में जुड़ी है। सिंह जी आप अपना परिचय बता देंगे पूरी तरीके से? मैं बार बार आपका नाम भी भूल जाता हूँ शायद। तो मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैंने कल ये सजेस्ट भी किया था कि हम लोग जो भी पार्टिसिपेट किया करें तो पहले से उनका एक बायोडेटा रहा करे, अगर कोई चाहे तो दे दे। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि एक दूसरे को हम लोग जाने। उसके लिए ये मेघरा जी और हमारी गलती है क्योंकि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा व्यक्त नहीं किया है। बहरहाल मैं अगले सवाल के लिए आपके पास जाना चाहूंगा कि जिस दिन से बाबा साहब ने संविधान की मूल बातों को लेकर उन्होंने
जो हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा की अवसर, न्याय प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली संप्रभुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26/11/1939 को आत्मार्पित करते हैं। क्या आज भी जो मूल प्रस्तावना जो बाबा साहब ने जो इस संविधान की किताब में पहले स्वर्ण अक्षरों में लिखी है, क्या आज भी इसका अक्षरश पालन हो पाता है? विजेंद्र सिंह जी, आपके इसमें विचार हम जानना चाहेंगे, हमारे देखने सुनने वालों को बताएं। आपने संविधान की जो प्राण शक्ति है जी, जो एसेंस है उसका, जो उसकी लाइफ ब्लड है, वो आपने बता दिया। जी जी कि जो मकसद था संविधान का, जिसके पीछे, वो था सबसे पहले सामाजिक न्याय दिलाना, आर्थिक न्याय दिलाना। हम लोगों ने, हमारे समाज ने ये समझ लिया कि हमारे पिताजी संविधान लिख गए हैं तो ये सब अब मिल ही जाएगा, पिताश्री ने लिखा है। अब हमने अपने अनुभव से ये देखा कि ये संविधान का उपयोग किया गया हमारे लोगों को सिर्फ इतना बताने के लिए कि आपके पिताजी ने लिखा है, और इसके बाद में संविधान की दिन पर दिन हत्या की जाती है। सबसे बड़ा दृष्टांत जो कल बात हो रही थी कि 92 में बाबरी मस्जिद दिन दहाड़े ऐतिहासिक इमारत को गिराया गया। इस देश के इतिहास को जिन लोगों ने नष्ट किया है वही वो लोग थे जिन्होंने गिराया गया, और दुनिया की कैमरे लगे हुए थे जी, एडमिनिस्ट्रेशन भी था, पुलिस भी थी, जुडिशरी के, मतलब हर एंगल से उसको देखा जा रहा था। चोरी से छोटे उसमें नहीं किया था। तो ये उम्मीद की जाती थी कि जो लोग इतिहास को नष्ट कर रहे हैं, जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जो दिन दहाड़े संविधान की हत्या कर रहे हैं, हमारा संविधान इतना सक्षम होगा कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगा, हमारी पार्लियामेंट सक्षम होगी। लेकिन हमने देखा कि वो सांप्रदायिकता फैला करके वो लोग सत्ता में आ गए, वो लोग प्राइम मिनिस्टर बन गए, होम मिनिस्टर बन गए, और हम ये उम्मीद लगाए रहे अभी भी कि हम संविधान ये हमारी रक्षा करेगा लोकतंत्र की। हकीकत ये है कि आज जरूरत हो गई है अपने लोगों को जगाने की कि वो लोकतंत्र की भी और संविधान की, दोनों की रक्षा उन्हीं को करनी है जी। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, आज जो टोटल कंफ्यूजन फैला हुआ है हमारी राजनीति में, हमको ये पता नहीं है हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, हमारी मंजिल क्या है। बाबा साहब की जय जयकार करके काम चल जाता है हमारा, और ये बता करके कि संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा है। राजनीति, ये समस्या है, राजनीतिक समाधान होगा इसका कोई जुडिशरी समाधान नहीं कर सकती। कर देती तो बाबरी मस्जिद में कम से कम 2-4 जालिमों को जेल वेल भेज दिया गया होता, क्योंकि 99% जेलों में जब हमारे लोग रह सकते हैं, जो दिन दहाड़े संविधान की हत्या कर रहे हैं, उनको हम जेल भेजने में समर्थ नहीं रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि संविधान की हत्या उसी दिन हो गई थी जिस दिन सिखों का कत्लेआम हो रहा था, जिस दिन गुजरात में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, और हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम संगठित नहीं है। बाबा साहब जो महामंत्र दे गए थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, हमने संगठन की वैल्यू तक को नहीं समझा। हमने समझा कि अब बाबा साहब लिख गए, अब तो सामाजिक न्याय मिलना ही है। तो सवाल ये है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। जब तक लोगों को संगठित नहीं किया जाता, ये विचारधारा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और विचारधारा होती है लेफ्ट और राइट, या परिवर्तन करने वाली या यथास्थिति रखने वाली। हमको ये नहीं मालूम है कि हम किसके साथ हैं। जब हम बसपा छोड़ते हैं, जब हम आरपीआई छोड़ते हैं, तो कहाँ जाते हैं? या भाजपा की तरफ जाते हैं या कांग्रेस की तरफ जाते हैं। हमको ये मालूम ही नहीं है कि लेफ्ट राइट का अंतर क्या है। जी तो जी जी। खास बात यह है कि ये संविधान हमसे उम्मीद करता था, और जब बाबा साहब उम्मीद हमसे करते थे कि शिक्षित बनो, तो उस विचारधारा को हमको जानना चाहिए था। नहीं जानते तो हमारे लीडर्स को हमें बताना चाहिए था। अब जब लीडर खुद ही अवसरवादी बने हुए हैं,
और कीचड़ को कीचड़ से धोने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार से धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये संविधान का एक कागज के टुकड़े के मात्र भी अब नहीं रह गया इस देश में, इसकी एक मजाक बन गया है। और अब हम कहते हैं कि संविधान खत्म किया जा रहा है। खत्म नहीं भैया, खत्म तो तभी कर दिया था 90% जब आप हैं और आपके वोट से जालिम सत्ता में आते हैं, आपके वोट से वो लोग जो संविधान को नष्ट कर रहे हैं सत्ता में आते हैं। इसका मतलब है जरूरत है उस अवेयरनेस लाने की, राजनीतिक जागृति की, ये बताने की कि सामाजिक न्याय बाबा साहब ने लिख दिया है तो इसका मतलब क्या होता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जब बाबा साहब ने किताब लिखी तो ये बताया उन्होंने कि जातिवाद के रहते हुए सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। जातिवाद हमारे लोगों को हजारों जातियों में तोड़े हुआ है, और जब जातिवाद के सहारे मंडल कमीशन ने न्याय देने की कोशिश की तो आपने देखा सन 80 को 31 दिसंबर 80 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, अगले दिन दलितों पर हमले होने लगे, जबकि बैकवर्ड क्लास को की भागीदारी का मामला था, वो शुद्ध सामाजिक न्याय का मामला था। और कुछ दिन में 85 में आते आते बाबरी मस्जिद का ताला खुला और वो सांप्रदायिकता में बदल दिया गया। पूरा सामाजिक न्याय का मुद्दा जो था, जो संविधान की पहली शर्त थी, पहली प्रीएम्बल थी, अब हम 360 धाराएं समझाएं किसी को और उसकी आत्मा को जाने नहीं, उसके प्राण शक्ति को जाने नहीं, तो एक मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे की बातें कर रहे हैं हम। हमारी समझ में ये बात नहीं आती है। हमारा कहना यह है कि आज ऐसी कैडर बिल्डिंग होनी चाहिए। हमारी भीड़ हमारे पास 90% है और उसको अगर फौज में कन्वर्ट करना है तो हमको कमिटेड लीडर चाहिए। हमको वो लीडर चाहिए जो व्यवस्था परिवर्तन में यकीन करते हैं, और हमको वो लीडर चाहिए जो लेफ्ट राइट का मतलब समझते हैं। एक सिपाही को भी जब हम अपना तैयार करते हैं परेड ग्राउंड में तो उसको लेफ्ट राइट ही सिखाते हैं। हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। हम नए नए उदित राज पैदा कर रहे हैं आज, नए नए जगजीवन राम पैदा कर रहे हैं जी। तो ये विजेंद्र सिंह जी, मैं हमारे बीच में एक होस्ट आ गए हैं। मैं बात खत्म कर दूं, अगर या तो आप ये बता दिया करें कि 2 मिनट में बात खत्म करनी है तो बात 1 मिनट में ही खत्म की जा सकती है, अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं मैं चलिए ठीक है, थैंक यू। जी जी आगे। सॉरी विजेंद्र सिंह जी, मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया क्योंकि हमारे बीच में परम सत्कार डॉक्टर कृपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका चेहरा आ गया, इसलिए मैंने आपको रोक रहा था कि हम आपको बीच में डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहे हैं। बहरहाल हमारे बीच में भाई साहब मानवता चैनल के और डॉक्टर कृपाल सिंह जी यूएसए से जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों मेहमानों से उनका परिचय कराना चाहूंगा। डॉक्टर कृपाल सिंह जी हमारे भाई साहब मानवता चैनल में वो इसके मेंबर भी हैं, और हमारे बीच में डॉक्टर कृपाल सिंह जी ये मालादास एडवोकेट है जो मान्यवर कांसीराम जी के साथ में हम सफर उनके साथ काम करने का उनका एक लंबा तजुर्बा रहा है। और आगरा से विजेंद्र सिंह जी हैं जो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और ये उनका परिचय है। तो मैं विजेंद्र सिंह जी माफी चाहूंगा क्योंकि मैं इनका परिचय कराने के लिए आपको थोड़ा रोक रहा था। बहरहाल मेरा ये आपको रोकने का ये मकसद नहीं है कि मैं आपकी बातों को बीच में रोकूं, क्योंकि हम ये डिस्कस ही कर रहे हैं। मैं तो जी हाँ, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि मानवता चैनल से जरिए हम इतने अच्छे लोगों से जुड़ रहे हैं और हम लोगों के अंदर इतनी टॉलरेंस है कि बड़ी मुस्कुरा करके हम अपनी बातों को कह सकते हैं। तो जी मैं जो हाँ, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, बड़ी खुशी मैं हुई तो कह रहा जी जय भीम सर। जय हाँ जी। तो मैं जो कह रहा था डॉक्टर कृपाल सिंह जी, मैं चूंकि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है कि बाबा साहब के अंबेडकर जी की कल जयंती है, भारत रत्न संविधान निर्माता जिन्होंने हमें पानी पीने का अधिकार दिया और हमारे जो 95% जो बहुजन समाज मूल निवासी समाज के लोगों को उन्होंने आत्मसम्मान और एक जीने का सम्मान हमें दिया और विभिन्न राइट दिए। तो क्या उनकी जयंती मना लेने से ही हमारे समाज का कल्याण होगा या हम उनके विचारों पे चलना चाहेंगे? जिस ढंग से गुरु नानक जी ने इस दुनिया के लोगों को मानवता को जोड़ने के लिए एक नूर थे सब जगह उजिया कौन वले तो बंदे,
ऐसा उनका संदेश था। और ये जो दसवें पिताजी जो पहले गुरु से लेकर के दसवें गुरु जी तक का जो विचार है, वो जाति पाति को खत्म करने के लिए जिस ढंग से गुरुओं ने, महान पुरुषों ने जो मार्गदर्शन दिया, उसको ही बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ लिख करके संविधान का निर्माण किया और हमारे जो विभिन्न जाति धर्मों में बटे हुए लोगों को जोड़ने का जो काम किया, राइट, कानूनन राइट दिया, उस पर हम उनके जन्म शती कल जो मनाई जाएगी, लेकिन उसकी पूर्व संध्या पर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप एक काफी अनुभवी हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे पातशाह हैं और हम गुरु के बंदे हैं, गुरु के भाई हैं। तो बाबा साहब के इस जीवनी को मनाने का उद्देश्य को किस दिशा की वो सोचते हैं? उनके विचारों को मानना चाहिए या हम हमारे इस बहुजन समाज को क्या सोचना चाहिए? मेरी आवाज सुन रही है जी? जी जी, आवाज सुन रही है? पहले दे जी, अच्छा पहले दे नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद मंजूर करना। बाबा अम्बेडकर जी बहुत महान हस्ती हुए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल की है। उनकी जीवनी जो है उसको हमें सिर्फ विचारना ही नहीं चाहिए, पर उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना चिर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो हमें उनका जो संदेश है वो जगत में फैला नहीं सकते। देखो, जो भी महापुरुष हुए हैं हमारे, गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह साहब, कबीर साहब, रविदास जी, सारे उन्होंने बहुत जदोजहद की थी ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम्स, बट देन अगेन we were not able to make enough changes, and now we have Ambedkar ji doing the same way. But that really इस सब का जो है ना दोष उन पर नहीं, हमारे पर है। हम मुंह से बातें बहुत करते हैं, पर जब प्रैक्टिकल काम करते हैं वो नहीं शुरू करते। Like for example, गुरु नानक साहब जदों 14-15 साल की उम्र से उनके पिताजी ने उनको 20 रुपए दिए, जाओ काका चंगा सौदा कर आओ। उनके पिताजी रेवेन्यू ऑफिशियल थे। तो जब उन्हें देखा आपके रास्ते में जाते हुए अपने साथी मर्दाने से देखा, वहां पे बहुत भूखे नंगे साधु बैठे हैं, लोग बैठे हैं, उनको कई दिन हो गए कुछ खाना नहीं, खादा नहीं, वस्त्र भी नहीं है। उन्हें जाकर वो सप्लाईज खरीदियां, उनको पर वो पैसे खर्च दिए। उसके ऑफ कोर्स पिताजी नाराज हुए उन पर वो कहते देखो परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, ये कुछ पैसे इधर लग गए इनकी सेवा में तो हमारे बड़े भागे। सो वही जो उनकी मिसाल है वही आज तक गुरुद्वारे में लंगर और जिथे किते भी लोड पवे उथे लंगर की रस्म जो परंपरा उसको जारी करना सिख समाज का एक बड़ा फर्ज है। मेरी बात ये कहने कर रहा हूं मैं कि हमें उनकी जिंदगी से, अम्बेडकर जी जिंदगी से कोई ऐसे पहले चुनने चाहिए जो प्रैक्टिकल रूप में हों। जैसे मिसाल तौर पे मैं लंगर की मिसाल दी है, क्यों ना हम लंगर अपने पिंडों में अपने पड़ोसियों के साथ करें, जहां मिलकर हम अपनी जो फूड है उसको शेयर करें, एक दूसरे से शोल्डर मिलेगा, मान का और जो डिफरेंसेस हैं वो दूर हो जाएंगे, तो भ्रातृपना पैदा होगा। क्योंकि जो भी है जमात करामात है। जितना चिर हम जमात रियल रस तरीके पर पैदा नहीं कर सकते, जमात ही आर्मी है, तो फिर असली कलेक्टिव एक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो भेदभाव हैं उनको मिटाया जाए। देखो ना, हर एक कम्युनिटी में कोई किसी की बंदिश है, कोई किसी की बंदिश है, वो सब दूर करने की जरूरत है हमें, बजाय एक नवे नवे असियां जातदारियां खड़ी करी जाए। ये तो जो है ना पढ़ो और राज करो का असूल, ये तो मूल निवास, ये तो मनुवादी जड़ा है असूल, वो तो बहुत पुराना चला आ रहा है।
ब्राह्मणों ने शुरू किया और हमारे लोग ही उसको कहाँ बढ़ा रहे हैं। तो हमें एक दूसरे के नजदीक होने की बहुत जरूरत है, फिर ही हम बात अम्बेडकर जी का जो है फलसफा, जो उनका समाधान किया है, उसको प्रैक्टिकल रूप दे सकेंगे। अदरवाइज के आले दुआले के लोग हमारा एक दूसरे से लड़ा के, एक दूसरे से बढ़ा के फायदा उठाएंगे और वही के वही रह जाएंगे। अम्बेडकर जी का सपना भी पूरा नहीं होगा, सामाजिक तरक्की भी नहीं होगी। सो इतनी मैं अर्ज करनी चाहता हूँ। जी जी। सत श्री अकाल। मालादास जी, जिस ढंग से भी डॉक्टर कृपाल सिंह जी की बात तो आप सुन रहे थे, उनकी विचारों से आप कितना सहमत हैं और क्या सोचती हैं? आप अपना विचार रखें। कृपाल सिंह जी की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं कुछ बोलना चाह रही थी। बिल्कुल। जैसे मैं अभी सिंह जी की बातों से मैं कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सिंह जी ने एक शब्द कहा कि 395 आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान में, उतना कौन पढ़ेगा। तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो मौलिक हक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि जनता डायरेक्ट उससे कनेक्टेड है, बस यही चंद आर्टिकल्स को पढ़ने से ही हम बाबा साहब के उन संघर्षों को समझ सकेंगे जो उतने 389 मेंबर ऑफ असेंबली सभा, संविधान सभा का, संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो 389 सदस्य थे, उनको कैसे सभी बाबा साहब ने जो आर्टिकल्स दिए हैं मौलिक हक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो उसमें सिर्फ बाबा साहब की ही नहीं चली थी, वो जो 389 सदस्य थे उनका भी दबाव था उसमें। लेकिन फिर भी इस मौलिक हक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितने भी आर्टिकल हैं, करीब करीब 40-45 आर्टिकल हैं, इन्हीं को अगर हम सिर्फ पढ़ाते जनता को, देश की जनता को, तो आज देश की जनता जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में जो डिफरेंट टाइप का वोट हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, इसमें बहुत हद तक कमी आती। कैसे? वो ये जान जाते कि जब संविधान में हक बाबा साहब ने दिया हमें, तभी हम वोट के लायक बने, तभी हमें कपड़े मिल रहे हैं स्कूल में। हमारे बच्चों को जो कपड़े मिलते हैं वो प्रिंसिपल पॉलिसी के तहत मिलते हैं। हमारे बच्चे को जो छात्रवृत्ति मिलती है वो पॉलिसी के तहत मिलती है, जो राज्य सरकार पॉलिसी तय करती है उसके तहत मिलती है। तो मेरा ये कहना है, ये बाबा साहब के जन्मदिन पर यह संदेश देना है कि हमारे लेखकों को यह सोचना चाहिए कि प्रिंसिपल पॉलिसी और फंडामेंटल राइट, ये दो चीज हमारे जनता को पढ़ाने की बहुत जरूरत है। कि मौलिक हक आपको सार्वजनिक रास्तों से कैसे चले जा रहे हैं, पहले तो चलने का हक नहीं था सार्वजनिक। अभी कृपाल साहब जो कह रहे थे बिल्कुल सच कह रहे थे कि खाली बोलने से, लफाजी करने से नहीं चलता है। लफाजी तो हम आज तक किए, जिसका के कारण अब हमें कोरोना का माध्यम बना के हमें दंड दिया जा रहा है, हमारे अच्छे लोगों को मारा जा रहा है। तो हम इस बुक को पढ़ने की जरूरत है सर। मैं ये कह रही हूँ कि आज हम कुछ भी बोल लेते हैं, आर्टिकल 19 हमें हक देता है बोलने का, लेकिन हाँ, संवैधानिक दायरा कैसे जानेंगे? हम अपने बच्चों को बताएंगे कि संवैधानिक दायरा क्या होता है। जब तक हम इससे पढ़ेंगे नहीं, हम बताएंगे कैसे? जो शिक्षक, सामाजिक शिक्षक, हमारे समाज में सामाजिक शिक्षक जो संविधान के माध्यम से बच्चे को अवेयर कर पाता, वो सामाजिक शिक्षक अभी नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल शिक्षक निकले हैं, लेकिन जो अवेयरनेस आनी चाहिए थी, देखिए सर, पॉलिटिकल शिक्षक बनने के बावजूद हमारे लोग अरेस्ट तो हो जाते हैं, क्योंकि वो जो अनर्गल प्रलाप करते हैं उसके वजह से वो अरेस्ट होते हैं। लेकिन अगर संविधान को पढ़ करके, समझ करके अगर हम अपनी वाणी रखते हैं समाज के बीच में, तो हमें वो दिन देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि उस समय हम संवैधानिक दायरा में बोलते हैं और बोलने का नतीजा होता है कि हमारा समाज समझ भी जाता है
और सरकारी डंडा भी नहीं होता है। इसलिए इस बुक को पढ़ने की जरूरत है। कुछ आर्टिकल्स पढ़ करके हमें समाज में अपने बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा, वरना सर बाबा साहब जो चंद साल में 5000 साल के इतिहास को बदल दिए, वो अगर इस पर को ठहरा गया, अभी जैसे सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये संविधान धरा का धरा, ऐसा नहीं है सर। संविधान के आर्टिकल 13 में जो आपको विधियों का अल्पीकरण दिया गया है, अगर वो नहीं बाबा साहब ने दिया होता ना, तो आज हम बौद्ध कहलाने की हिम्मत नहीं कर सकते। बौद्ध कहलाने का हिम्मत हम आर्टिकल 13 के तहत करते हैं, क्योंकि जो भी कानून बने थे पूर्व का, संविधान बनने से पहले जो पूर्व का जो कानून बना था, उसमें जब अगर मौलिक हक नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो उसको आच्छादन कर दिया जाता है। ये हक हमें बहुत बड़ा मिला है, बाबा साहब ने दिया है। और इस तरह से हम अपने बच्चे को, छोटे छोटे अवेयर करेंगे, माला जी मैं हम कामयाब हो सकते हैं। जी माला जी, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं और मैं विजेंद्र जी सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। और कृपाल सिंह जी ने अपनी जो बात रखी उस पर आप कितना सहमत हैं, विजेंद्र पाल सिंह जी? हाँ जी, मैं तो 100% सहमत हूँ। और उन्होंने, कृपाल सिंह जी ने जो सबसे बड़ी बात रखी है कि जो समतावादी हमारी परंपरा है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूं। ये हमारी बड़ी लंबी परंपरा है, जो कि बौद्ध संस्कृति से, श्रमण संस्कृति से शुरू होती है। और हम ये जानते हैं कि करीब 28 में बुद्ध हैं, बुद्ध भी, भगवान महावीर 24 में तीर्थंकर हैं। ये समतावादी संस्कृति, एंटी कास्ट कल्चर आज का नहीं है। हमारी परंपरा में गुरु नानक जी बहुत महान संत हुए हैं, कबीर हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हुए हैं। तो हमको अपनी परंपरा को जानना चाहिए। और जो बाबा साहब का जो मकसद था शिक्षित बनने का, वो ये नहीं था कि हम खाली डिग्रियां हासिल करें, चाहे नकल करके ही क्यों नहीं करें। मकसद ये था कि हम जो हमारे मुद्दे हैं उसके बारे में हम शिक्षित करें, उस विचारधारा के बारे में शिक्षित करें। अब जैसे गुरु नानक जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, भगवान बुद्ध ने जातिवाद का विरोध किया, और जातिवाद मजबूत हो रहा है दिन पर। 71 साल हमारे संविधान को भी हो चुके हैं, 72 साल जातिवाद को। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उन्होंने इसीलिए लिखी, सामाजिक न्याय की बात जो मैडम ने अभी कहा। मेरा संविधान का कई बातें ऐसे गलत समझ ली जाती हैं। प्राण शक्ति, जैसे मैं जो कह रहा था कि अगर एक आदमी में प्राण निकल गए तो मुर्दे के बराबर रह जाता है। तो हमारे जो संविधान की जो प्राण वायु है, प्राण शक्ति है, वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय है। सबसे पहले हमको इसको समझना है। और हमारा पूरा आंदोलन, फूले अंबेडकर आंदोलन, इस सामाजिक आर्थिक न्याय को लेकर के ही चलता है। बाबा साहब का जो मतलब था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो संगठित किए बिना हम उस जातिवाद का विरोध, जातिवाद के खिलाफ प्रचार तक नहीं कर सकते। और वो लोग रात दिन प्रचार करते हैं, उनके मीडिया उनका लगा रहता है, टेलीविजन चैनल लगे रहते हैं उनके। तो ये जो कृपाल सिंह जी ने बात बहुत बड़ी कही है कि हमारी जो परंपरा है उसको हम लोग जानें और उसको जन जन तक पहुंचाएं। उस परंपरा को हम जय जयकार करते रहे और फूल माला चढ़ाते रहे संविधान पे। और हम देख रहे हैं कि सन 92 में दिन दहाड़े इतिहास को जिन्होंने नष्ट किया है, एक आदमी को सजा तो नहीं दे पाए हम। हमारा संविधान, हम संविधान वही है। कारण उसका क्या है? कारण उसका यह है कि उस संविधान को हमने जालिमों के हाथ में दे रखा है, वही इंटरप्रेट करते हैं, वही जो चाहते हैं डिले करते हैं। एक सातिर किस्म के हमारे एक सबऑर्डिनेट ने हमसे कहा कि साहब ये पेंडेंसी बढ़ने दीजिए, आर्थिक अपराध में हम थे, बहुत सारे केस हो गए। तो हमने कहा यार स्टाफ भी तो होना चाहिए डील करने के लिए, तो स्टाफ अपॉइंट कराना है हमको। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, पेंडेंसी रहे, हमको बड़ा फायदा रहेगा, हम जिस चाहेंगे केस को हाईलाइट कर देंगे, जिसको चाहेंगे पेंडिंग में डाल देंगे। तो खास बात यह है कि बाबा साहब ने संविधान हमारा इसलिए लिखा, फूले अंबेडकर आंदोलन इसलिए चलाया, परंपरा हमारी समतावादी इसलिए है कि हम सत्ता को हासिल करते, अपने को इस योग्य बनाते, हम उस विचारधारा को समझते। अब जब विचारधारा को नहीं समझेंगे हम,
तो इसका रिजल्ट क्या होता है? हमको मनुवाद कहते हैं। मनुवाद की जड़ें कहां पर हैं? तो हम कहते हैं मनुवाद की जड़ें ब्राह्मणवाद में है। ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है ना, तो उसकी जड़ें उस वेदांत में, उस मीमांसा में है। वो जो वेदांत कहता है कि शूद्र चलता फिरता कब्रिस्तान है, इसको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहिए। अब हमें पूरी ताकत से इस विचारधारा का विरोध करना चाहिए था, जन जन तक पहुंचाना चाहिए था। 90% हम विक्टिम हैं, SC ST माइनॉरिटी बैकवर्ड। लेकिन हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि संविधान की धारा फला फला प्रोविजन में हमको न्याय मिलेगा। अरे भैया, न्याय मिलना होता 72 साल से कुछ तो मिल गया होता। रोज बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, रोज दंगे कराए जा रहे हैं, और वही लोग जो दंगे कराते हैं वो सत्ता में आ गए हैं और आपका बोलना भी मुश्किल करे दे रहे हैं। संविधान को खत्म भी करने जा रहे हैं। वो ऑफिशियल अनऑफिशियली तो वो सन तभी खत्म हो गया था। तो जरूरत है आज उस संविधान को बचाने की। बाबा साहब का जो संदेश है, उस जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ आंदोलन हम जब ही चलाएंगे जब उस बीमारी को ठीक से डायग्नोस करेंगे, उसकी जड़ कहां पर है। और संविधान को हम जब ही लागू कर पाएंगे जब संविधान की जो मूल है, तो मूल संविधान का है सामाजिक आर्थिक न्याय। ये मेरा मतलब था। जी विजेंद्र पाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास फिर से दोबारा जाना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले आपका जवाब जो है एडवोकेट बालादास जी जो पटना में रहते हैं उन्होंने दिया। उसके बाद में आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, विजेंद्र पाल सिंह जी। डॉक्टर साहब, ये दोनों के विचारों को आप सुन रहे थे और इन दोनों के विचारों को आप हमारे देखने सुनने वालों को उस विचार को अपने विचार के माध्यम से हमारे लोगों को बताने की कोशिश करें। मैं आप इन दोनों से सहमत हूं, पर बात ये है कि हम प्रैक्टिकल एकता कैसे पैदा करें। ये कागज पर जो लिखी चीज है ना, वो लिखी है, पर जितना जो उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करते प्रैक्टिकल रूप में, फिर उस तक कामयाबी नहीं हो सकेगी। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने लंगर की मिसाल दी थी, ऐसे ही जो सरोवर है बनाए गुरुद्वारों के अलागे, उनका कारण ये था कि लोग पिछले जमाने में एक दूसरे से छू जाते थे तो ये हो जाता था कि वो बिठे गए, उसको उन पानी की कमी थी, और उस सबको स्टॉप करने के लिए गुरु साहब ने वो सरोवर बनाए। जो भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो पहले स्नान करेगा, चाहे किसी जात बरादरी का क्यों ना होवे, एक को सरोवर में स्नान करेगा। कोई नलके थे वहां के, सब उसे नलके से ही पानी पिएंगे और पवित्र होएंगे, वो एक दूसरे से वही जल में नहा धो के, और जो खाना खाएंगे वो भी इकट्ठे बैठ के ही खाएंगे आप मिलजुल के। सो वो सब एकता पैदा करने का साधन था। ऐसे ही हमें कोई और प्रोग्राम बनाने चाहिए कि जिससे एकता पैदा हो सके। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया, जो ग्रंथ साहब की बनाया गुरु ग्रंथ साहब, तो उनमें सिर्फ सिख गुरुओं के नहीं, सगों मुसलमान और हिंदू और जात बरादरियां के, जैसे रविदास जी, कबीर जी, फरीद जी, सबके जो बाणी थी वो दर्ज करी। ये दसने के हम बरोबर हैं। दरबार साहब बनाया गया तो उसके 4 दरवाजे बनाए ताकि किसी भी डायरेक्शन से कोई भी जात का बंदा वहां पर आके परमात्मा की सिलसिला कर सकता है। जो गुरु गोविंद सिंह ने अमृत छिकाया एक बाटे में, यही कारण था कि हम सब बरोबर हैं। उनके बाद उन्होंने आप भी उनसे छका अमृत, जैसे आज बैसाखी मुबारक हो आप सब। जी जी जी। इस दिन पुरातन दी जाई जाती है। सो एकता पैदा करने के ये साधन थे। 1 2 11 इंग्लिश में कहते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अदरवाइज जितना चल ये प्रैक्टिकल साधन हम नहीं पैदा करेंगे अपनी कम्युनिटी में, अपने आले दुआले में, अपने ग्रुप में, तो बात जो है वो लिप्स पर ही रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकेगी। सो प्रैक्टिकल इस पर करना बहुत जरूरी है। ये आप सोचो आपकी कम्युनिटी में कैसे ये किए जा सकते हैं। मेरी तो ये सलाह है। थैंक यू। मैं आज एक और दिन को याद करना चाहूंगा, क्योंकि आज बैसाखी का पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। और सबसे पहले तो बैसाखी की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। दूसरा ये है कि आज का दिन एक
काले दिवस के रूप में भी याद किया जाए, अश्रुपूरित हमारे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, क्योंकि अमृतसर के बगल में जो जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो आज के दिन ही हुआ था, जिसमें 1500 से ऊपर हमारे निर्दोष जो भारत के मूल निवासी लोग मारे गए और खून की नदियां बह गई थी उस जलियांवाला बाग में जो शहीद हुए। उनको हम हमारे वॉइस ऑफ मानवता टीम की ओर से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उसमें मारे गए सभी लोगों को। एक तरफ खुशी का दिन है तो दूसरी तरफ गम का दिन है, तो इन दिनों को भी हम अपने इस देखने सुनने वाले की ओर से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि ऐसे वीर जो जाबाज हमारे जो भारत के इस धरती में उनका खून रंगा और उन्हें उनकी आहुति दी गई। तो ये दोनों कंट्रोवर्सी, आज का दिन ये वैसाखी का दिन है और इन्हें हमें याद करने का दिन है। और कल बाबा साहब का जन्म दिवस, ये ऐसे महान पुरुष की जन्म दिवस है जिसके हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये डिस्कस कर रहे हैं और विचार साझा कर रहे हैं। मैं विजेंद्र पाल सिंह जी के पास फिर से दोबारा जाऊंगा संक्षिप्त में, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का समय भी आखिरी की ओर आ रहा है, तो थोड़ी थोड़ी एक एक दो मिनट में अपनी बात को रख करके आज के इस कार्यक्रम को हम समापन करेंगे। विजेंद्र पाल सिंह जी, जो डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने अपनी बात रखी, इसको अपने ढंग से समझते हुए हमारे देखने सुनने वाले को क्या कहना चाहेंगे? मैं एक सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और मैं 78 बैच के आईपीएस अधिकारी रहा हूँ। जी जी 78 जी, मैं पाल सर आपका नाम लिखने में से बहुत पहले अतीत से जुड़ा रहा, नौकरी में आने से पहले। जी तो दलित मूवमेंट जहाँ से शुरू हुआ था, मुझे बड़ी खुशी ये हुई है कि इतने अनुभवी आदमी हम लोगों के पास हैं। कृपाल सिंह साहब ने जो की प्रश्न है, सेंटर जिसके ऊपर चक्र घूमता है, बिना एक्शन के चक्र नहीं घूमता, वो बात उस तरफ आपने ध्यान हटाया, हमारा आकर्षित किया है कि आखिर यूनिटी ऑफ को सफरर्स, जो वंचित दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो जातिवाद के नाम पर बांटे गए हों, चाहे सांप्रदायिकता के नाम पर बांटे गए हों, चाहे भ्रष्टाचार की वजह से उनको दरिद्र बनाया जा रहा हो, उनको एक कैसे किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए। बाबा साहब ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बड़े एक मैच्योर एज पर उन्होंने लिखी थी और ऐसे क्रिटिकल टाइम पे लिखी थी जब पूना पैक्ट का मामला, पूना पैक्ट में बाबा साहब को वर्चुअली ब्लैकमेल किया गया था और आर्य समाजी लगाए गए थे बाबा साहब के पीछे, तो वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वही भाषण है उनका। तो एक ऐसे समय पर तो बाबा साहब ने ये बात उसमें ये कही है कि जातिवाद के रहते एकता नहीं हो सकती। ये विचारधारा ही आपको एकता को खंडित करने के लिए आपको वैचारिक लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। अब जब कृपाल सिंह साहब ने जो बात कही है उसका तरीका यह है, देखिए, SC ST माइनॉरिटी बैकवर्ड, ये करीब करीब 90% लोग हो जाते हैं और ये हर तरीके से अपमानित किए जा रहे हैं, सफर, और जो भी इसमें जो विरोध ज्यादा करता है उसको विशेष रूप से वो लोग टारगेट बनाते हैं, चाहे हमारे बुद्धिजीवी हों, चाहे हमारे धार्मिक क्षेत्र में लोग हों। तो हम उनको कोऑर्डिनेट कैसे करें? प्रॉब्लम तो ये है कि शेड्यूल कास्ट में ही अकेले एक धोबी है, एक चमार है, तो वो कहेगा कि सब रिजर्वेशन खा गए हैं, ये तो सब चमारी खाए जा रहे हैं। अब वो बेचारा ये भी नहीं जानता कि 50% से ज्यादा अकेले चमार हैं इस शेड्यूल कास्ट में, तो वही उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो गई होगा। तो ये लोग इस तरीके से, ये जो बनाया गया है, उनकी जो व्यवस्था है, उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। उसका सही ट्रांसलेशन जातिवादी धर्म है। तो अब वो उसके मुकाबला आपको करना पड़ेगा। लोग अगर आप ये समझते हैं अब हम किसी के धर्म के खिलाफ क्यों बोले, भाई वो धर्म का मामला होता तब होता ना, ये तो अधर्म का मामला है। कबीर साहब ही कहते हैं कि कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद, है अंध सो दर्पण वेद पुराणा, इसके वेद पुराण ये अंधे के दर्पण है। अंधे को दर्पण दे दीजिए, दिया दे दीजिए, उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। अधर भी कहाँ महारस जाना, काशीराम चमचा शब्द यूज किया करते थे, कबीर साहब ने उस वक्त किया, दर भी कहाँ महारस जाना। बुद्ध ने भी यही शब्द इस्तेमाल किया कि चमचे को कभी स्वाद का पता नहीं चल सकता, वो नमक मसाले में भगोने में पड़ा रहता है। तो खास बात यह है कि जब हमारे पास इतने ब्रिलियंट लोग हुए हैं, जो खर चंदन लादे भारा, गधा चंदन लाद के घूम रहा है, परिमल वास में जान गंवारा,
उसकी 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 उसके ज्ञान के महत्व को नहीं समझता। ज्ञान की महिमा समता में और प्रेम में है। तो इतने बड़े संदेश दिए हैं। वो कहते हैं इसके बाद ये ज्ञान की मुट्ठी बांध के सांप की तरह बैठा हुआ है, कुंडली बांध करके, और जातिवाद फैला रहा है, ऐसा ज्ञानी है। तो हमारे जो महापुरुष हैं कोई साधारण महापुरुष नहीं है। प्रश्न ये है, आपने बिल्कुल सही कहा है कृपाल सिंह साहब, कि ये हमारा ये संदेश पहुंचे कैसे, कैसे नेटवर्क तैयार हो, किस तरह से कोऑर्डिनेटर्स बनाए जाएं, किस तरह से हम एक किसी स्टेट को लें, उसमें हमको कमरे से निकल के बाहर सड़क पे आना पड़ेगा, गांव तक पहुंचना पड़ेगा। अगर हम वहां पर जहां जाते हैं वहां एक अपॉइंट करें, कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करें, एक कन्वीनर अपॉइंट करें, नेटवर्क बनाए, बिल्कुल जैसे जैसे एक कपड़े बनते हैं, जो कबीर साहब ने जैसे कहा है कि जुला है जैसे बनाता है कपड़े को, ताना बाना जैसे कहते हैं, वो जब तक नहीं बनाते तब तक हम लोग मुझे नहीं लगता कि कोई फोन आ गया साहब बीच में, सॉरी। ये आपका आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। तो मैं एक मिनट बात खत्म कर दे रहा हूँ। तो ये जो कोऑर्डिनेशन वर्क है, ये नेटवर्क फैलाने का काम है। ये ऐसा है, देखिए मैंने आपको बताया हमारे पास भीड़ है 90% हमें, हमारे वोट से दुश्मन भी हमारे वोट से ही सत्ता में आता है। उस अपनी फौज को वापस कैसे लाना है, इस भीड़ को फौज में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमें जर्नल्स चाहिए, इसके हमें लीडर्स चाहिए, ट्रेंड लीडर्स। ये अवसरवाद और भ्रष्टाचार जो ब्राह्मणवाद ने फैलाया है, जातिवाद, अवसरवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, इसको लड़ने के लिए हमें बहुत तगड़ी फौज चाहिए। ये बात कृपाल सिंह साहब ने बिल्कुल सही कही है कि इसको हमें फोकस करना चाहिए। आज बाबा साहब के जन्मदिन है, ऐसे मौके पर, कल जन्मदिन है, हमको इन गंभीर प्रश्नों पर चिंतन करना चाहिए। दूसरी एक बात और कह दूं कि जब ऐसे बात आती है, एजेंडा जब आप बनाते हैं, तो कुछ मुख्य सवाल हैं हमारे आंदोलन के बाबा साहब से जुड़े हुए, जैसे पूना पैक्ट है, जैसे धर्म परिवर्तन है, तो जैसे एनिलेशन ऑफ कास्ट है। तो इन मुद्दों को लेकर के सभाएं हमको की जानी चाहिए। बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का मकसद बस यही है कि उनके विचारों का प्रचार प्रसार हो, खाली जय जयकार ना हो। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत जी। थैंक यू जी, थैंक यू। आपके बड़े संक्षिप्त में मैं एडवोकेट मालादास जी के पास जाऊंगा, और दीदी जी आप अपनी विचार संक्षिप्त में रखें ताकि हमारा कार्यक्रम का भी समय होने जा रहा है। उसके बाद में लास्ट समापन हम डॉक्टर कृपाल सिंह जी से भी करेंगे। तो मालादास जी, आप दोनों के विचारों को सुन रहे थे, अपने विचार को साझा करें। जी कुर्रे साहब, अभी यही बात निकल कर आई है कि हम लोगों को एकजुट कैसे करें। मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, भारतीय संविधान में आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, ये 3 आर्टिकल बाबा साहब ने स्पेशलाइजेशन दिया पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को। अब सवाल यहाँ ये होता है कि हम दलित कहते हैं, दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप पिछड़े वर्ग के पास जाएंगे, अवेयरनेस के लिए पिछड़ों के पास भी तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें बहुजन समाज तैयार करना है। तो बाबा साहब ने जो चेन सिस्टम दिया, आर्टिकल 340, 41, 42, सबसे पहले बाबा साहब ने आर्टिकल 340 दिया जो पिछड़े वर्ग के लिए है। आर्टिकल 341 बाद में आता है अनुसूचित जाति, आर्टिकल 342 बाद में आता है अनुसूचित जनजाति। तो ये जो बाबा साहब ने चेन सिस्टम दिया, हमारे समझदार लोगों ने इस चेन सिस्टम को तोड़ा। हम कहते हैं कि हम चमार हैं, हम एससी क्यों नहीं कहते हैं? जब समाज में हम जाते हैं, कोई पूछे तो हम कहेंगे कि हम एससी हैं, वो कहेगा ओबीसी है, तो ओबीसी के पास जब हम जाएंगे कहेंगे कि हम दलित हैं, तो यहाँ तो आपने चेन सिस्टम तोड़ दिया। दलित सब तो है ही नहीं, आप अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जाति में 1000 जातियां होती हैं। तो जाति का जो ये रोना रोया जाता है लोगों द्वारा, ये हम खुद करते हैं, हमारे समाज के लोग खुद करते हैं। बाबा साहब ने तो आपको एससी बनाया, लेकिन आप चमार, दुसार, डोम, मुसहर यही बने रहने में खुशी महसूस करते हैं। तो हमें तो कहना है क्या कि संविधान में जो दिया हुआ है प्रोविजन, उसी के आधार पर हमें अब
रीड करके समाज के बीच में जाना पड़ेगा। समाज अब समझदार हो रहा है, यही हम कहना चाहते हैं इस महत्वपूर्ण विषय में बाबा साहब की जयंती के मामले में। बाबा साहब ऐसे ही विश्व रत्न नहीं बने। बाबा साहब को अमेरिका ने ऐसे ही विश्व रत्न का उपाधि नहीं दिया है, वो कुछ सोच कर ही दिया है ना। इसीलिए हम लोग संविधान के तहत ही समाज के बीच में जाएं। तो जैसे मूल निवासी शब्द आया, जैसे दलित शब्द आया, उसी तरह बाबा साहब का संविधान में जो शब्द है वही प्रचारित करें हम लोग। वही सबसे ज्यादा, वही ताकतवर है। उसी ताकत से बाबा साहब विश्व रत्न बने हैं, ऐसे ही नहीं बन गए हैं। यही हमें कहना है पूरे साहब बाबा साहब की जयंती पर कि बाबा साहब के संविधान का प्रचार। मैं लास्ट में डॉक्टर कृपाल सिंह जी से संक्षिप्त विचारों के साथ में आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर अपनी विचार रखने के लिए निवेदन करूंगा। डॉक्टर साहब, आप दोनों की बातों, हमारे जो मेहमान हैं जो विजेंद्र सिंह जी और एडवोकेट माला दास जी की बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, और आज के इस कार्यक्रम का हम ये समापन भी अब करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल दोनों की जो सारांश की जो बातें हैं वो रखते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम समापन करना रखेंगे। अपनी ख्याल को रखें। बड़ी मेहरबानी जी। देखो बहन जी, जो आपने कहा है और विजेंद्र सिंह जी ने कहा है वो सब विचार ठीक है। मेरी आपको यही सलाह है कि कोई प्रैक्टिकल रूप दो, पढ़ तो लो, पढ़ने के साथ उसको प्रैक्टिकल भी। जैसे हम मोमबत्ती सोचेंगे वे मोमबत्ती कैसे बनती है, पढ़ लिया, पर अब मोमबत्ती बनाओ भी कि भाई वैक्स कहाँ से आई, उस पे लाइट कहाँ से ले आई, ये कहाँ होया, वो भी प्रैक्टिकल रूप में चलाना चाहिए। इसलिए आप प्रीति भोजन, जिसे हम लंगर कहते हैं, प्रीति भोजन की कोई ऐसी शुरुआत करें जिससे कि लोग इकट्ठे हो सकें, उनके मन में एक दूसरे से प्रेम प्यार पैदा हो सके। अदरवाइज दलित कह लो, मूल निवासी कह लो, जो कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। तो सिर्फ जो आपके एक्शंस है ना, जो आपकी रोजाना जिंदगी में परिवर्तन लाने वाली चीज होगी, वो कोई इंस्टीट्यूशन तैयार करो रल मिल के। चाहे चाय इकट्ठे बैठ के पी लो, चाहे लस्सी इकट्ठे बैठ के पी लो, पानी इकट्ठे बैठ के पी लो, पर एक दूजे दे नाल जुड़ो, एक दूजे दे नाल वो गल्लां कर करके एक दूजे नाल प्रेम प्यार पैदा करके तुसी एकता विच आ सकते हैं। That's what I am going to say. Thank you. बहुत बहुत आज के इस खास एपिसोड की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें बाबा साहब के विचारों को लेकर हम उनके जन्म दिवस के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को हम बहुत बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि इस बार कोरोना का जो ये महामारी फैला हुआ है उसके माध्यम से ज्यादा भीड़ नहीं करना है। बाबा साहब के पास में हमको जाना, ज्यादा लोगों की भीड़ भी नहीं करना है, लेकिन उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना है। इन सारी बातों को साझा करने के लिए हमारे साथ में पटना से एडवोकेट माला दास जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मान्यवर कांसीराम साहब जी के साथ में उन्होंने एक लंबा समय काम किया, और विजेंद्र सिंह जी जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और मैं 2 दिन से उनकी बातों को सुन रहा हूं, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूं। और हमारे वरिष्ठ जो अमेरिका से है डॉक्टर कृपाल सिंह जी, इनसे तो मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूं, मेरे मार्गदर्शक हैं। तो मूल रूप से जो बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत रत्न संविधान निर्माता जो रहे हैं, जिनकी हम कल उनके जन्म दिवस की खुशियां मनाने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज बैसाखी का भी पर्व है, और एक तरफ जलियांवाला का कांड का जो खून का आंसू भी है, जो धरती रंग गया। तो ये गम और खुशी और ये जो है, इन सारी बातों को लेकर जो कल हम बाबा साहब की जन्म दिवस मनाएंगे, उस पर हमें मूल रूप से कैसे संगठित हो, 95% जो लोग विभिन्न जाति धर्म में बांटे हुए लोगों को हम एक दूसरे को कैसे जोड़ सके। जिस ढंग से गुरु नानक जी ने एक नूर ते सब जगह उपजिया, कौन बले तो बंदे, ईश्वर अल्लाह नूर पाया,
कुदरत के सब बंदे। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यही समापन करना चाहते हैं और आने वाले समय में फिर हम जुड़ेंगे और एक विस्तृत सब्जेक्ट को लेकर के फिर हम साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।